Okay, so first of all, let's welcome everyone for this critical reasoning section of sample paper 2023 of CLAT presented by NLU. This is another section after discussion of English section. Critical reasoning या logical reasoning दोनों नाम आप दे सकते हो इस चीज को, पर critical is a better word for it because there are some things like a food for thought kind of passages. क्वेश्चंस ऑलमोस्ट इंग्लिश लेवल के हिसाब से ही बनाए रखे हैं इन्होंने, लैंग्वेज ही टेस्ट कर रहे हैं अल्टीमेटली, पर यहाँ पर लैंग्वेज के साथ एक चीज और टेस्ट हो रही है, रीजनिंग। दैट्स वाई इन्होंने इसको क्रिटिकल रीजनिंग नाम दिया है। इंग्लिश के पैसेजेस और इसमें दोनों में फर्क है, स्टूडेंट्स ध्यान रखना। when you're going to for when you're going to fight CLAT exams, the paper of CLAT will be testing your legal aptitude as well, language aptitude as well. ये जो क्रिटिकल और लैंग्वेज के अंदर टेस्ट कर रहे हैं ना इंग्लिश के अंदर, ये सिर्फ लैंग्वेज एप्टीट्यूड ही है। लीगल एप्टीट्यूड के लिए पूरा 25% अलग पेपर बना रखा है आपके लिए, तो प्लीज गो फॉर लीगल रीजनिंग विद द पॉइंट ऑफ ये राइट है या रॉन्ग। लेकिन क्रिटिकल रीजनिंग में हम ये चेक कर रहे हैं कि लैंग्वेज अगर तुमको समझ में आए तो बेचारा डिसाइड कर पाएगा कि ये राइट है या रॉन्ग। तो अल्टीमेटली यहाँ पर लैंग्वेज इज फर्स्ट, लॉजिक लेटर। तो लेट्स स्टार्ट बॉब वाला एक पैसेज दे रखा है, फर्स्ट वन। Bob is close to retirement and has invested his savings in a very valuable old car, which he has not been able to insure. The car is his pride and joy. Not only does Bob get pleasure from driving and caring of his car, he also knows it's raising money value that he means to able to sell it and live comfortably after retirement. Do you feel this is a story passage? मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्रिटिकल रीजनिंग में आपको सिचुएशंस दे रखी होगी, उन सिचुएशंस पे आपसे रीजनिंग करवाई जाएगी। 100% मोस्टली आपको 5 to 4 पैसेजेस तो स्टोरी पे ही मिलेंगे। लेकिन अगर आप नीचे आके चेक करते हो तो आपको आइडिया लग सकता है कि 19.1 पढ़ के कि क्या क्वेश्चंस पढ़ना पहले जरूरी है या नहीं। नहीं है, इसमें डायरेक्ट आंसर विदाउट रीडिंग द पैसेज देने वाले क्वेश्चंस नहीं है। एक बार चेक करो फर्स्ट क्वेश्चन क्या था। विच ऑफ द फॉलोइंग बॉब फ्रॉम पीटर अंगर्स स्टोरी इज मोस्ट लाइकली टू एग्री विद। ऑब्वियसली पैसेज पढ़ के बता पाओगे आप। दूसरा पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल मोस्ट क्लोजली रिजेंबल्स बॉब्स डिसीजन रिजल्टिंग फ्रॉम डैश 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 दैट द ऑथर डिस्कस इन द पैसेज। तो मोस्ट क्लोजली रिजेंबल वाले को अंडरलाइन कर लो, ये है क्वेश्चन हमारा। क्वेश्चन अंडरलाइन कर लो। 19.1 में लाइकली टू एग्री पूछा है, 19.2 में क्लोजली रिजेंबलिंग द बॉब्स डिसीजन पूछा है। तो बॉब डिसीजन पता होगा तो करोगे ना। और 19.3 में पूछा है पजलिंग क्या है, व्हाट इज पजलिंग अबाउट बॉब्स एक्शंस। तो बॉब्स एक्शंस सुनने पड़ेंगे पहले अपने को। 19.4 पूछ रहा था implication that the author draws in the last paragraph of the passage। implication मतलब outcome और मे बी द रिजल्ट दैट ऑथर ड्रॉज, द फाइनल कंक्लूजन क्या निकालेगा वो ऑथर फ्रॉम द पैसेज, वो भी हमको पैसेज पढ़ने के बाद पता लगेगा। एंड फाइनली हाउ इट कैन बी रॉन्ग टू सेव अ कंफर्टेबल रिटायरमेंट वाली लाइन इन्वर्टेड कॉमास में दे रखी है। इसके लिए पूछ रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग वुड प्रोवाइड अ सॉल्यूशन टू व्हाट ऑथर डिस्क्राइब्स एज पजलिंग क्वेश्चन। तो एक क्वेश्चन तो याद आया था, पजलिंग क्वेश्चन क्या है, पहले इसी पे था, और अब पूछ रहा है उसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। अगर ये पजल है तो व्हाट शुड बी द सोल्यूशन। ऑब्वियसली ये सब पढ़ने के लिए आपको 100% एक बार ऑथर के हिसाब से आंसर देना पड़ेगा, और वो दे रखा है सीधा रीडिंग के बेस पे। तो याद रखना आज के बाद इंग्लिश पैसेजेस में पहले क्वेश्चंस फिर पैसेज, लेकिन क्रिटिकल रीजनिंग में पहले पैसेज फिर क्वेश्चंस। ये अप्रोच अलग हो गई हमारी, राइट, वेल प्रूव्ड अप्रोच है। और अब हम क्रिटिकल रीजनिंग में क्योंकि फर्स्ट 3 लाइंस वाला पैसेज पढ़ चुके हैं, बॉब वाला, इतना समझ में आ गया था कि बॉब ने बहुत सारी सेविंग्स अपनी वैल्यूएबल ओल्ड कार में लगा दी है। उसका आइडिया क्या है कि ये कार इंश्योरेंस की तरह काम कर रहा हो, कि द कार इज प्राइड इज जॉय, वो सब ठीक है, पर बॉब गेट प्लेजर फ्रॉम ड्राइविंग एंड केयरिंग फॉर हिज कार। ही आल्सो knows that rising market value means that he will be able to sell it well, live comfortably after retirement। तो बेसिकली कार पे इतना पैसा क्यों लगा रहा है, उसको विंटेज कार बना के सेल करेगा तो पैसा ज्यादा मिलेगा। तो इट्स काइंड ऑफ हिज फ्यूचर पेंशन आफ्टर हिज रिटायरमेंट। एम आई क्लियर? तो फर्स्ट थॉट इज क्लियर। नेक्स्ट, one day when Bob is out for a drive, he parks the car near a railway siding and goes for a walk on the track. As he does so, he sees a runaway train। इतना याद रखना, वैसे मैं आपको लाइन बाय लाइन पढ़ाने की जगह ओवरऑल भी समझा सकता हूँ। प्रॉब्लम पता है क्या है, जब हम पैसेज पढ़ रहे होते हैं ना तो बहुत बार मैं जो समझा वो आप नहीं समझे, तो दिक्कत कहाँ आई, लाइन बाय लाइन रीडिंग में आई या ओवरऑल में आई? लाइन बाय लाइन। भाई लाइन बाय लाइन की रीडिंग ही तुमको बता पाएगी कि ओवरऑल क्या है। और कोई तरीका हो तो बता दो कि अपने आप समझ में आ जाएगा क्या कहना चाह रहा है। नहीं, हाँ ये जरूर है, लाइन बाय लाइन रीडिंग करते वक्त कोई वर्ड तुमको समझ में नहीं आया तो मैं तुमको एक्स्ट्रा इनपुट देकर वो वर्ड समझा सकता हूँ। एग्जाम्स के दिन उस वर्ड पे फोकस नहीं करना है, आप आसपास वाली लाइंस पे फोकस करना, ऑटोमेटिकली वो वर्ड कैच हो जाएगा। ठीक है, तो यहां तक समझ में आएगा कि ये
इज आउट फॉर अ ड्राइव, एक बार वो निकला बाहर, और ये एक दिन की बात है जब रन अवे ट्रेन के वो पास में एक बच्चे को देखता है ना। ही डज सो, ही सीज दैट अ रन अवे ट्रेन विद नो वन अबोर्ड इज रोलिंग डाउन द ट्रैक। एक ट्रेन रोलिंग डाउन हो रही है, कोई नहीं है उसके ऊपर रोलिंग ट्रेन में। लुकिंग फार्दर डाउन द ट्रैक ही सीज द स्मॉल फिगर ऑफ अ चाइल्ड हु अपीयर्स टू बी एब्सॉर्ब्ड इन प्लेइंग ऑन द ट्रैक्स। सिचुएशन क्लियर है? फाइन। ट्रैक के नीचे कौन खड़ा है? चाइल्ड, और उधर से रोलिंग डाउन अ ट्रेन आ रही है। Oblivious to the runaway train, the child is great danger. Oblivious मतलब unaware। वैसे oblivion का मतलब होता है खो जाते हैं, तो oblivious मतलब वो lost है, he is lost to be to the runaway train। और lost लिख लो आप, LOST। और lost को ही हम और क्या बोलते हैं? Unaware। ये क्लियर है क्या? पता नहीं है उसको कि ट्रेन आ रही है। तो Bob can't stop the train but the child is too far away to hear his warning shout, but Bob can throw a switch that will divert the train down the siding where his car is parked। तो एक्चुअली बॉब कार के बाहर है, अंदर? बाहर है। तो कार वहां खड़ी है, ट्रेन पास में से निकल रही है, और उसके आगे क्या दिख रहा है उसको? बच्चा। सिचुएशन क्लियर है? अगर वो स्विच फेंकता है, जो भी स्विच उसके हाथ में है, तो ट्रेन स्लाइड डाउन करके उसकी कार पे गिर जाएगी, पूरी ट्रेन ही कार पे गिर जाएगी, तो कार डैमेज। लेकिन अगर स्विच नहीं फेंकता है तो सामने चाइल्ड मरने वाला है, उसको पता ही नहीं कि ट्रेन आ रही है। अब आगे देखो। If he does so, nobody will be killed, but the train will crash through the decaying barrier at the end of the siding and destroy his car. Thinking of his joy in owning the car and financial security, it represents Bob decides not to throw the switch. Underline this line. Bob decides not to throw the switch. Now tell me, इसी डिसीजन की बात कर रहे थे हम नीचे वाले क्वेश्चंस में। डिसीजन तो ले लिया, अब बात करते हैं इसके इम्प्लीकेशंस, इसके डेलिब्रेशंस और इसके कॉन्सिक्वेंसेस की। तो क्या हुआ, पीटर अंगर जो हमारा ऑथर है, डेवलप दिस थ्योरी, नहीं ये कोई और आदमी है, ऑथर बता रहा है ये चीज को, कि पीटर अंगर डेवलप दिस थ्योरी टू चैलेंज अस टू थिंक अबाउट हाउ मच वी शुड सैक्रिफाइस इन ऑर्डर टू सेव अ चाइल्ड्स लाइफ। नाउ देयर इज अ साइकोलॉजिस्ट नेम्ड पीटर अंगर, वो इस स्टोरी के थ्रू आपको समझाना चाह रहा है कि ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या था, सैक्रिफाइस या सेविंग द कार, है ना। अब देखो, हाउ अबाउट वी शुड सैक्रिफाइस इन ऑर्डर टू सेव अ चाइल्ड्स लाइफ। The story has a factor crucial to thinking about the real world poverty, uncertainty about the outcome of sacrifice। आज रियल वर्ल्ड पॉवर्टी में तुमने सुना होगा डोनेशंस करे जाते हैं पॉवर्टी के नाम पे, पर वो पॉवर्टी तक नहीं पहुंचते, इस बात का डर होता है कि नहीं होता है? कि भाई हम पैसे तो दे देंगे पर वो पुअर तक पहुंचेगा कि नहीं। तो समथिंग लाइक मैं स्विच तो फेंक दूंगा, ट्रेन गिर भी जाएगी, मेरी कार क्रैश हो जाएगी, क्या गारंटी है बच्चा बच जाए? दूसरा, मैं स्विच नहीं फेंक रहा हूं, ट्रेन जा रही है, क्या गारंटी कि वो मरेगा ही मरेगा? क्या पता वो खुद ही भाग जाए, तो मेरी कार तो बच जाएगी ना। तो ये सारी प्रोबेबिलिटी में सर्टेनिटी है अनसर्टेनिटी? टेल मी। अनसर्टेनिटी ऑफ द आउटकम ऑफ सेक्रीफाइस, मतलब सेक्रीफाइस कर भी दूं, क्या सेक्रीफाइस कर दूं? स्विच फेंक दूं, तो क्या पता बच्चा पहले ही बचने वाला था, मेरे तो जबरदस्ती का खर्चा लग गया। तो अनसर्टेनिटी ऑफ सेक्रीफाइस मतलब ये सही है क्या, कि पॉवर्टी के लिए बहुत बार पैसा भी दिया जाता है पर वो वहां तक पहुंचता नहीं, तब सेक्रीफाइस कर रहे हो पैसे का पर पहुंचा नहीं, ये भी एक तरीका है। तो आगे देखना, ये दोनों एग्जांपल्स को आपको क्या करना है, कनेक्ट करना है, एक चाइल्ड वाला एग्जांपल और एक पॉवर्टी वाला एग्जांपल। Bob cannot be certain that the child will die if he does nothing and saves his car। क्या बॉब सर्टेन है कि अगर कि that the child will die if he does nothing and saves his car? क्या बॉब को पक्का है इस चीज का कि अगर वो कार सेव कर लेता तो चाइल्ड मर जाएगा? Perhaps at the last moment child will hear the train and leap to safety। पॉसिबल है? तो श्योरिटी इस बात की तो नहीं है ना कि अगर वो कार सेव करता तो चाइल्ड मरेगा ही मरेगा, यस और नो? तो उसका डिसीजन इतना भी गलत नहीं था। वैसे पहली बार सुनने में बहुत गंदा लगा ना, कि चाइल्ड और कार में से उसने किसको बचाया? कार को बचाया। लेकिन अब हम सोच रहे हैं तो ये कह रहा है क्या श्योरिटी है कि अगर वो सेक्रीफाइस नहीं कर रहा तो चाइल्ड नहीं बचेगा? चाइल्ड क्या पता बच जाए किसी का साउंड सुनकर, राइट? राइट, नेक्स्ट देखो। Perhaps at the last moment तो समझ में आ गया। In the same way most of us can someone doubts what about whether the money he will give to a charity is really helping the poor people it is intended to help or not। यहाँ तो समझ में आ गया। तो ये पॉवर्टी को कनेक्ट किससे कर दिया? चाइल्ड वाले से कनेक्ट कर दिया कि आप सेक्रीफाइस तो कर देते हो पर वो सेक्रीफाइस वहां तक पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा, कभी कभार हम इस बात से सेक्रीफाइस नहीं करते, और शायद ये सही भी है क्योंकि करप्शन भयंकर होता है। यहाँ तक क्लियर? दोनों एनालॉजी क्लियर? आगे देखो लास्ट पैराग्राफ।
पीपल रिस्पॉन्ड दैट बॉब एक्टेड बैडली, वो लोग तो बोलेंगे कि बॉब ने गलत डिसीजन लिया, राइट? व्हेन ही डिड नॉट थ्रो द स्विच, डिस्ट्रॉय हिज मोस्ट चेरिश्ड पोजेशन, thereby sacrificing his hope for a financial secure retirement. We can't take a serious risk with a child's life merely to save a car. यहां तक समझ में आया? लोग तो कहेंगे कि हम सिर्फ रिटायरमेंट के पैसे या फिर कार को बचाने के लिए चाइल्ड की लाइफ को दाव पे नहीं लगा सकते, तो उसका डिसीजन गलत था. No matter how valuable the car may be, by implication, we should also believe that the simple act of saving money for retirement, we are acting as badly as bomb. अब यहाँ bomb नहीं, sorry, bob. ये लाइन बहुत जरूरी है, ढंग से पढ़ो उसको. By implication मतलब अगर तुम ये कहते हो कि बॉब इज एक्टेड वेरी बैडली, क्योंकि बॉब ने चाहे कितनी भी प्रीशियस कार हो उसकी, उसने कार को बचाया, चाइल्ड को नहीं. चाइल्ड की लाइफ को उसने दाव पे लगाया, दैट्स फॉर श्योर. लेकिन बाय इम्प्लीकेशन ये कहना चाह रहा है, इसका मतलब तो ये भी सही है कि आप सेविंग मनी कर रहे हो रिटायरमेंट के लिए, कर रहे हो कि नहीं? क्या हर फैमिली सोचती है रिटायरमेंट के लिए पैसा सेव किया जाए, राइट? वी आर एक्टिंग एज बैडली एज बॉब, तो हम सब भी फिर गुनहगार है बॉब की तरह, क्योंकि हम उस सरप्लस पैसे को, सरप्लस मतलब मेरा खर्चा है 10 रुपीज का, मैं कमाता हूं 100 रुपीज, तो 90 रुपीज में से मैं मैक्सिमम अपने पेंशन के लिए बचा रहा हूं आफ्टर रिटायरमेंट के लिए, और सब अपनी अपनी व्यवस्था में लगे हुए हैं. वो 90 रुपीज तुम पुअर को क्यों नहीं दे देते? अगर इतना है तो दो ना पुअर को, है ना? वो 90 रुपीज तुम खुद के सेल्फिश नेचर के लिए बचा रहे हो, तो बॉब ने क्या गलत किया? आया तो उसने भी तो अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग उस कार से कर रखी थी, याद आया? तो चलो आगे देखते हैं. फॉर सेविंग मनी, दैट्स ओके. दिस इज अ डिफिकल्ट इम्प्लीकेशन टू कन्फ्रंट. ये इम्प्लीकेशन मतलब ये कॉन्सिक्वेंस कन्फ्रंट करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि अगर आप उस चीज को डिफेंड नहीं कर सकते तो इसको भी नहीं कर पाओगे, राइट? आगे देखो. हाउ कैन इट बी रॉन्ग टू सेव फॉर अ कंफर्टेबल रिटायरमेंट? ये क्वेश्चन समझ में आया क्या? अंडरलाइन करो उसको, इस पे क्वेश्चन है नीचे जाके. हाउ कैन इट बी रॉन्ग टू सेव फॉर अ कंफर्टेबल रिटायरमेंट? बताओ कैसे गलत हो सकता है अगर कोई अपने रिटायरमेंट के लिए सेविंग करता है? देयर इज एट द वेरी लीस्ट समथिंग पजलिंग हियर. इसका मतलब ऑथर क्या आपको डिसीजन दे रहा है कि वो किस साइड है? नो. लास्ट लाइन बता रही है कि ऑथर खुद पजल्ड है इसमें कि भाई ये कैसे गलत हो सकता है कि कोई अपने रिटायरमेंट के लिए पैसा बचाए, पर ये भी कैसे गलत हो सकता है कि आप चाइल्ड की लाइफ को दाव पे लगाकर अपनी रिटायरमेंट के लिए पैसा बचाओ. तो दोनों ही बहुत कंफ्यूजिंग सिचुएशन है, पर ये 100% बात है कि ना बॉब गलत था ना हम गलत थे जब हम रिटायरमेंट के लिए पैसा बचा रहे थे. सिर्फ एक डिफरेंस है, बॉब ने सेव करा पर उसका इंप्लीकेशन ये हुआ कि चाइल्ड की डेथ हो सकती थी, हो सकता है वो चला भी जाता. और हमारे जब रिटायरमेंट का पैसा सेव किया जाता है तब किसी की डेथ नहीं होती. लेकिन इसने एक बात अंडरलाइन करी है कि पॉवर्टी में तो आप वो पैसा दे सकते थे पर आपने नहीं दिया, सरप्लस पैसा आपने खुद के ऊपर इन्वेस्ट किया, राइट? तो ये सारा पढ़ने के बाद तुमको एक चीज क्लियर है क्या? चाइल्ड की लाइफ सेव करना और कार सेव करने के बीच में पजल है यहाँ पे, करेक्ट? अब आ जाओ आप 19.1 पे. क्या पूछ रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज बॉब फ्रॉम पीटर अंगर्स स्टोरी मोस्ट लाइकली टू एग्री विद? क्या आंसर होगा? इट इज मोर इंपॉर्टेंट टू सेव अ चाइल्ड लाइफ देन एनीथिंग एल्स. पीटर अंगर की स्टोरी में अगर ये पॉइंट एक ठीक ठाक इंप्लीकेशन एग्री के लिए बनता तो क्या बी पॉइंट बनता? इट्स मोर इंपॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट वंस ओन इंटरेस्ट रेदर देन दोज ऑफ अदर्स. यस, क्योंकि बॉब का डिसीजन बी को फेवर कर रहा है या ए को? बी को फेवर कर रहा है. सी बताओ. चैरिटी इज मोर इंपॉर्टेंट देन इंप्रूविंग वंस ओन लॉट. नॉट एट ऑल, कोई चैरिटी नहीं करी थी उसने, ये तो एग्जाम्पल दिया था उसने कंपैरिजन करने के लिए. एंड वन मस्ट लुक आउट फॉर अदर्स इंटरेस्ट स्पेशली चिल्ड्रन. हटा, ऐसा तो कुछ सोचा ही नहीं उसने. तो ए और बी में से आंसर इज बी. वी मस्ट लुक फॉर सेल्फ इंटरेस्ट समटाइम्स मोर देन अदर्स. नाउ व्हेन इज द कॉस्ट ऑफ चाइल्ड्स लाइफ, तो देयर इज अ डिफरेंट क्वेश्चन. पर मैक्सिमम टाइम्स आपको खुद पे भी फोकस कर, और ये गलत कैसे हो सकता है यही दिखा क्वेश्चन. अब आ जाओ नेक्स्ट 9.2. Which of the following provides an example most closely resembling Bob's decision resulting from uncertainty about the outcome of sacrifice that the author discusses in the past? बताओ most closely resemble कौन है बॉब के डिसीजन से about the uncertainty of outcome of sacrifice की जो हम sacrifice कर रहे हैं वो सही गोल तक पहुंचेगा कि नहीं. इसका बेस्ट एग्जांपल बताओ कहां है? क्यों? गुरमीत अर्न्स वेरी लिटिल एंड स्पेंड्स हिज एंटायरली इनकम ऑन प्रोवाइडिंग फॉर द नीड्स ऑफ फैमिली. इसमें कौन सा सैक्रिफाइस है भाई? नेक्स्ट. अर्न्स वेरी वेल, लेट मी चेक ऑल ऑफ देम. लार्ज अमाउंट ऑफ फूड अमंग्स द नीड वेरी नहीं. लार्ज अमाउंट ऑफ फूड बांट रहा है और बहुत अच्छा पैसा कमाता है, तो क्या प्रॉब्लम है फिर उसमें? सैक्रिफाइस तो हुआ ही नहीं. सैक्रिफाइस देखने के लिए सी देखूं क्या?
he earns very little and donates a significant portion of his salary to charity every month. ये पॉवर्टी के लिए सेक्रीफाइस ठीक ठाक है क्योंकि ऑलरेडी बहुत कम पैसा कमा रहा है. नेक्स्ट देखना, रवि अर्न्स वेरी वेल बट डज नॉट डोनेट टू चैरिटी बिकॉज इज नॉट श्योर वेदर. हाँ, ये है ना पजलिंग कुछ. बाकी सब में तो तुम सेक्रीफाइस कर रहे हो पर पर्पस क्या है कि पहुंचेगा. डी में तुम नहीं कर रहे क्योंकि क्या पता ना पहुंचे. हाँ, बेस्ट आंसर है बेटा. अगर पैसे समझ में आएगा तो बैठेगा, आराम से बैठेगा. 19.3 कम ऑन. Puzzling about how people react to Bob's reactions में what according to the author is the implication of such a reaction. लोगों का जो रिएक्शन था ना कि he did very bad thing, इस implication क्या होगा इसके रिएक्शन का? That one could be criticized for ensuring one's comfort in retirement. One can be criticized or not for ensuring one's comfort in retirement. Possible कि रिटायरमेंट में अगर कोई सोचे तो उसको भी क्रिटिसिज्म मिल सकता है सिर्फ रिटायरमेंट की सोचने के लिए भी, राइट. दूसरा, दैट वन कुड बी क्रिटिसाइज्ड फॉर एंश्योरिंग वंस कंफर्ट इन रिटायरमेंट रादर देन डोनेटिंग वंस मनी टू हेल्प अदर्स. खुद के रिटायरमेंट के लिए पैसा बचाने पे भी तुमको क्रिटिसिज्म मिल सकता है जब तुम दूसरों को पैसा नहीं देते. वो जो उसने एनालॉजी दी थी. आई थिंक ए और बी तुम कंपेयर करोगे ना तो बी इज बेटर और नॉट. अब बताओ सी, दैट वन कैन बी क्रिटिसाइज्ड फॉर नॉट सेविंग अ चाइल्ड्स लाइफ. वो तो वैसे भी सब क्रिटिसाइज करते हैं. ये उस पॉइंट के लिए नहीं है जो पजलिंग क्वेश्चन था. पजलिंग क्वेश्चन तो ए और बी में से है और दैट इज बी इज बेटर. अब बताओ पजलिंग क्वेश्चन पे डी बैठ रहा है क्या? दैट वन कैन नॉट बी क्रिटिसाइज फॉर प्रोटेक्टिंग अदर पीपल. नहीं, नो बडी प्रोटेक्टेड अदर पीपल. और पजलिंग क्वेश्चन ये भी है कि पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा. तो बेस्ट आंसर प्लीज बी. ठीक है, नेक्स्ट प्लीज. देखो अनसर्टेनिटी वाले क्वेश्चन से 19.2 और 3 दोनों कनेक्टेड थे कि पैसा पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा. दोनों से आंसर मिल गया तुमको. अब 19.4 क्या पूछ रहा है? Which of the following most weaken the implication of the author draws in the last paragraph of the passage. Weaken कौन कर रहा है? People consider Bob's actions bad since he should have saved his retirement money. अरे he should have saved क्या? He actually saved his retirement. तो बताओ लोग इसलिए उसको bad समझते थे? नहीं, bad किसी और भी रीजन की वजह से समझते थे. Tell me, people consider Bob's actions good since unauthorized persons should not fool around with railway. ये क्या है कि अनऑथराइज मतलब जिनको परमिशन नहीं है उनको रेलवे के ट्रैक के आसपास नहीं घूमना चाहिए. ऐसी कोई बात नहीं थी. पैसेज से कनेक्टेड हमेशा रेलेवेंट ढूंढना. रेलेवेंट ढूंढने के लिए क्या रिटायरमेंट मनी इन बैंक रखने हैं रेदर देन स्पेंडिंग ऑन द कार? नहीं, हमको रिटायरमेंट मनी कार के लिए तो बचानी थी. तो ये तो बैंक और कार वाला कनेक्शन तो था ही नहीं अपने पैसेज में, था क्या? तो उसमें बैंक गलत है ए में और दूसरे वाले में ये रेलवे ट्रैक की फालतू की बातें गलत है. अब बताओ सी, people consider Bob's actions good since saving the car he also ensured a comfortable old age despite not helping other people. तो लोग उसको इसलिए अच्छा समझते हैं क्योंकि उसने खुद के रिटायरमेंट के लिए बचाया. ये पैसेज को वीकन कर रहा है या सपोर्ट कर रहा है? वीकन कर रहा है क्योंकि हमने बोला था लोगों के हिसाब से ये गलत चीज है, उसको चाइल्ड को बचाना चाहिए था. ये कह रहा है नहीं उसने अच्छा किया, लोगों को लगा क्योंकि उसने खुद के लिए बचाया. तो उसका आइडिया उल्टा हो गया क्या जो लोगों ने पहले बोला था? जस्ट अपोजिट आइडिया है. इतना याद रखना, वीकन के लिए कॉन्ट्ररी तब टिक करोगे जब और कोई ऑप्शन अच्छा नहीं लग रहा है. ये कॉन्ट्ररी बैठ रहा है, एकदम बैठ रहा है कॉन्ट्ररी. अब बताओ लास्ट वाला, लोगों को बॉब का एक्शन अच्छा इसलिए नहीं लगा बिकॉज ही शुड नॉट हैव गॉन फॉर अ वॉक नियर द रेलवे ट्रैक्स. फालतू की चीज है. बेस्ट आंसर इज सी ऑप्शन. देखो रेलवे ट्रैक वाली दोनों बकवास थी, है ना. अगर वास्तव में रेलेवेंट है तो ए और सी है, जिसमें ए तो कह रहा था बैंक और कार का कनेक्शन अलग चीज हो गई. रिटायरमेंट में हम बैंक कार नहीं, रिटायरमेंट में हम कार पे ही फोकस कर रहे थे. तो सी कह रहा है उसने अच्छा किया कि खुद के लिए बचाया रेदर देन दूसरों के लिए. परफेक्ट है. और लोग जो कह रहे थे कि पीपल कंसिडर्ड बॉब्स एक्शन बैड, उसका जस्ट अपोजिट है ये. तो ब्रैकेट में लिख लेना ये कॉन्ट्ररी है. दिस इज कॉन्ट्ररी है. दैट्स व्हाई ये एरो लगा के लिख लेना वीकन कर रहा है बिकॉज इट इज कॉन्ट्ररी, सो इट इज वीकनिंग द पैसेज, राइट. 19.5, which of the following would provide a solution to what the author describes as puzzling question of how it can be wrong to save comfortable retirement, है ना. कंफर्टेबल रिटायरमेंट के लिए सेव करने के लिए कैसे ये गलत हो सकता है? तो टेल मी, सोल्यूशन चाहिए आपको. Does the following provide a solution for it? तो पहला ऑप्शन, one should save for a comfortable retirement but not at the cost of putting others in peril. Possible or not? लोगों को बचाना चाहिए कंफर्टेबल, पर इस कॉस्ट पे नहीं कि दूसरों को
पैरल पे डाल दें। ये पैसेज में मेंशन था या नहीं था? पैसेज में मेंशन था, लोगों के बिहाफ पे बोला था आपने। दूसरा, वन शुड सेव फॉर अ कंफर्टेबल रिटायरमेंट बट शुड नॉट एंड शुड डोनेट ऑल सरप्लस मनी टू हेल्प अदर्स। ऑल मनी नहीं, ऑल सरप्लस मनी। व्हाट इज सरप्लस? एक्स्ट्रा। अगर मान लो मेरे पास 10 रुपए का खर्चा है और मैं 10 रुपए से ज्यादा कमा रहा हूं, तो सरप्लस मनी मैं दूसरों को दे सकता हूं, ऐसा लोग कह रहे थे। क्योंकि बॉब ने अपनी डिसीजन में सही बताया था, लोगों के हिसाब से वो गलत था। याद आया? ये दोनों ही बातों में एक्चुअली ए वाला पॉइंट तो 100% सही है। अगर ऑप्शंस में बोथ ए एंड बी ना हो ना, तो तुम ए वाले को ब्लाइंडली टिक कर सकते हो, करेक्ट, क्योंकि बी वाला ऑलमोस्ट ठीक है, पूरा सही नहीं है। इन्होंने पता है गलती कहां करी? ऑल सरप्लस मनी लिख के। और सही कैसे कर दिया? सरप्लस लिख के। तो ये थोड़ा सही भी और थोड़ा गलत भी है। एक तो ऑल गलत है लेकिन सरप्लस सही है। तो याद रखना, बी वाले को काम चलाऊ तरीके से यूज कर रहे हैं और ए वाला एब्सोल्युटली करेक्ट है। तो व्हाट इज द आंसर? ए एंड बी बोथ। व्हाई? यू कैन नॉट नेग्लेक्ट बोथ ए एंड बी। रिमेंबर, जब 1.5 वाला आंसर सही लग रहा हो तो 2 वाले पे चले जाना, राउंड ऑफ हो जाता है। नहीं समझ में आया? पहला वाला पूरा सही है, दूसरा वाला 0.5 सही है, और आंसर में आपको बोथ ए एंड बी मिल रहा है, तो राउंड ऑफ करके कहां चले जाओ? बोथ ए एंड बी। हाँ, लेकिन अगर दूसरा वाला बोथ ए एंड बी नहीं होता, मिलता ही नहीं बोथ ए एंड बी, ये लिखा हुआ होता नाइदर ए नॉर बी, तो नाइदर ए नॉर बी तो साफ ही हटा दो। ए तो बहुत अच्छा आंसर था। देन यू विल गो ओनली एंड ओनली ऑन ए। तो ए को लगा लो सेकंड चॉइस, सी बन जाएगी हमारी फर्स्ट चॉइस। किसने लगाया था ए ऑप्शन? वाओ, एज एक्सपेक्टेड। देखो बी वाला गलत कब था जल्दी बताओ? जब सिर्फ लिखा हुआ होता वी शुड डोनेट ऑल मनी टू पुअर। पर आपने बोला था ये चीज कि आपको लोगों के लिए भी वेलफेयर का सोचना चाहिए अगर आप ज्यादा पैसे कमाते हो तो। आई थी ना बात ये, जब ऑथर ने टॉन्ट मारा था तब, कि अगर वास्तव में सेविंग मनी खुद के लिए इतना बुरा है तो सारा पैसा दो दो गरीबों में। बोला था ये बुरा था। दैट्स इट। तो ऑल मनी वाली लाइन गलत थी, पर सरप्लस सही है ना। सरप्लस मतलब ज्यादा पैसा आ गया तो डोनेट करो, सही तो कह रहा हूं। दैट्स व्हाई ए और बी ऑलमोस्ट करेक्ट है। आया समझ? और हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19.5 के बाद 5 में से कितने मार्क्स आ रहे हैं? जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखो। 4 4 4 आपके 4। कौन कौन से गलत हुए? लास्ट वाला मैक्सिमम लोगों के गलत हुए। सही है, 5 आ गया। वाह वाह वाह। आपके 19.3 भी गलत हो गया। दैट वाज इजी था, पजलिंग वाला तो। अच्छा चलो कोई बात नहीं। सो हियर वी एंड द पैसेज ऑफ फर्स्ट पैसेज ऑफ क्रिटिकल रीजनिंग क्लैट सैंपल पेपर 2023 पेपर। गेट रेडी फॉर सेकंड नंबर। सेकंड नंबर इससे भी अच्छा है।